वेलकम बैक सभी स्टूडेंट्स। तो आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के इस दौर में आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी टीयर 1 18 सितंबर 2018 को जो शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चंस के पीडीएफ को लेकर आए हैं और आज हम यहाँ पर इसके सभी मैथ्स को सुपर लॉजिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक बार सुपर लॉजिक के तहत सारे मैथ्स को बताने जा रहे हैं। तो नो फार्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक यहाँ पर है हमारा। और हम लोग बढ़ते हैं अब। और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी आप लोगों को यहाँ से जो है सॉल्यूशन और यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। तो बढ़ते हैं आज के सॉल्यूशन में। तो आज का पहला सवाल यहाँ पर है आपके लिए। एक कुंड को दो पाइपों ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपके दो नल भरने वाले हैं ए और बी। तो जब आप ए की बात करेंगे तो ए इसे 4 घंटे में भर सकता है, और जब बी की बात करें तो इसे 6 घंटे में भर सकता है। लेकिन जो सी पाइप है वो इस नल को 8 घंटे में, इस टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये जो है आपका ये खाली करने वाला पाइप। मान लो अगर 24 लीटर की कोई टंकी रही है तो यहाँ से 4 छक्के 24, यानी कि ए 6 लीटर प्रति घंटा की दर से भर देगा, और बी जो है ये आपके 6 घंटे में भरते हैं तो ये 4 लीटर प्रति घंटा की दर से भरेगा। और ये जो है 8 घंटे में खाली करता है 24 लीटर, यानी कि 8 या 3 लीटर प्रति घंटा की दर से ये खाली करेगा। मान लो अगर ये तीनों नल एक साथ खुले हुए हैं तो आपके यहाँ पर जो ए और बी तो भर रहे हैं, यानी 6 4 10 लीटर तो पानी आ रहा है, लेकिन सी आपके 3 लीटर पानी निकाल रहे हैं। तो जब तीनों एक साथ करेगा तो आपके यहाँ पर 7 लीटर पानी ही आपके टंकी में भरा जाएगा, क्योंकि 6 4 10 -3। तो अगर 7 लीटर टंकी ही पानी ही टंकी में भरा रहा है तो 24 लीटर को भरने में 24/7 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे सही जवाब। 24/7 घंटे लगेंगे। अगला सवाल है कि एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का जो माध्यमान है वो 9 है और 3 बड़ी संख्याओं का माध्यमान 11 है। तो डेटा समुच्चय का प्रास रेंज क्या है। तो आइए यहाँ पर हम लोग डेटा समुच्चय प्रास रेंज को निकालने के लिए समझते हैं। तो यहाँ आपने देखा है जो 3 संख्याओं का ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें कि छोटी 3 का जो आपका माध्यमान है वो 9 है और बड़ी 3 का जो माध्यमान है वो 11 है। तो जब आप माध्यमान का डिफरेंस देखेंगे तो वो आपके 2 आ रहा है। तो 3 संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस है, तो 3 दूनी आपके कितने हो गए, ये 6 हो गए आपके प्रास रेंज। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रास रेंज, यानी कि जो माध्यमान का जो डिफरेंस है और संख्या कितने लिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रास रेंज 6 हो जाएंगे आपके सवाल के सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सवाल अब आपके हैं बोर्ड मास से रिलेटेड। तो यहाँ फिर से आप देख रहे हैं एक बार कि आपके इस जगह पर जो लाइन ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, तो हमने आपको बताया था लाइन ब्रैकेट के अंदर हम लोग काम पहले कर लेंगे। तो यहाँ जो 25 - 30 है तो वो आपके -5 हो जाएगी, और जब माइनस माइनस इस दोनों आपको एक साथ रहेगी तो माइनस प्लस हो जाएगी। तो 27 5 आपके हो जाएंगे 32। तो यहाँ जो कंडीशन होगी वो इस तरह से हो जाएगी, 23 माइनस आपके हो गए 24 और माइनस आपके यहाँ जो 27 और प्लस 5, यानी कि माइनस इधर अंदर के हो गए आपकी छोटी ब्रैकेट में, टोटली 32 हो गए। तो यहाँ पर आपके 32 आ गए। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो 22 23 तो 24 - 32 ये आपके हो गए -8 हो जाएंगे। तो फिर से जब आप यहाँ माइनस माइनस कर देंगे तो प्लस, तो आपके यहाँ हो जाएंगे 22 - 23 8 31। तो 22 में जब आप 31 घटाएंगे तो आपके माइनस में 9 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसके सही जवाब।
अगला सवाल है कि अनुपात आपको दी गई है 75:125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको हम लोग पूरा कटा दें और उसके सबसे छोटे रूप में बदल दें, तो उसे हम सरलतम रूप कहते हैं। तो सबसे जब भी आप कटाएंगे तो आखिरी रूप लाने के लिए उसे आपको इसके एचसीएफ से आपको कटाना पड़ेगा। तो अगर 75 और 125 का एचसीएफ आप देखेंगे तो वो आपके हो जाएंगे 25। तो 25 दिया आपके 75 और 25 पंचे 125, तो 3 अनुपात हो जाएंगे 5 इस सवाल के सही जवाब। तो यहाँ पर जो आपको है एचसीएफ से कटाने के बाद दोबारा कटाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपके सरलतम रूप डायरेक्टली आपके फाइंड हो जाते हैं। अगला सवाल है कि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, 6 वर्ष बाद होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो P की तो वर्तमान आयु दे ही दी गई है आपको 15 वर्ष, जो P है उसकी वर्तमान आयु यहाँ 15 वर्ष है, लेकिन जो Q है ये कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी 26 होगी। तो यानी कि वर्तमान में तो Q 20 साल का है इसका मतलब। तो यहाँ से हम लोग जब इसे 5 से कटा दे तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, तो 3:4 हो जाएंगे दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.2.5 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या थी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। इस सवाल में एक छोटी सी लॉजिक आप लोग को समझनी है कि जब प्लेटफार्म 110 मीटर की थी तो 13.5 सेकेंड लग रहे थे, और जब प्लेटफार्म 205 मीटर की हो गई तो ट्रेन तो वही है और 205 मीटर प्लेटफार्म होने पर इसके समय 18.25 सेकेंड लग गए। तो यहाँ पर जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो कितनी इसमें डिफरेंस आई, 95 मीटर की डिफरेंस आई। तो इसके कारण इसे कितना समय अधिक लगा, तो इसमें से हम लोग 13.50 अगर 18.25 में घटाएंगे तो 4.75। तो 95 मीटर को तय करने के लिए उसको अलग से 4.75 सेकेंड लगे। तो यहाँ पर हम लोग 95 को मीटर दूरी तय करने में 4.75 सेकेंड लगे। तो यहाँ से आपकी चाल निकल जाएगी। तो चाल बराबर आपके हो जाएंगे दूरी बट्टा आपके हो गए समय 4.75। यहाँ से पॉइंट उड़ाने के बाद आपके डबल जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। तो 19 पचे 95, ये आपके हो गए 500, 19 दूनी 38, 19 पचे 95, 25 दूनी 50, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गए। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड 18 होते हैं, तो 5 चौके 20, तो 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की चाल हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अब आप जो है इसके जो ऑप्शन है यहाँ 2 नंबर ऑप्शन में आप यहाँ देख रहे हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये है, तो रोज़ाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध से वो कितना पनीर बनाती है, 200 ग्राम पनीर बनाती है। तो वो जो है कितना पनीर बनाती है, 20 केजी पनीर बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके 1 लीटर से तो 200 ग्राम ही पनीर निकलते हैं, तो इसे हम लोग 200 से डिवाइड करके, तो चूँकि ये 200 ग्राम है और 20 केजी है तो 20 केजी को हम लोग 20,000 ग्राम बना लेंगे। तो कितने लीटर दूध लग जाएंगे ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो 2 से आपके कट गए 100 बार में, यानी कि आपको 100 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। तो 100 लीटर दूध 40 के हिसाब से आपको 4,000 रुपये लग जाएंगे 40 लीटर दूध खरीदने के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो
तो अगला सवाल है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेमी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्ण में से एक विकर्ण की भी लंबाई आपके 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग जो आपके समचतुर्भुज हैं, इस समचतुर्भुज के दो विकर्ण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 में बढ़ जाएंगे एक विकर्ण की लंबाई, और एक भुजा भी आपके 6 हैं। तो अगर हम यहाँ से, चूँकि ये जो विकर्ण ये होते हैं वो समकोण पर कटते हैं, तो अगर यहाँ से हम इस समकोण त्रिभुज की दो भुजा तो यहाँ ज्ञात हो गई है 6 और 3, तो तीसरी भुजा जब हम ज्ञात करेंगे तो रूट अंदर हो जाएंगे 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि आपके 6 के स्क्वायर 18 और 3 का स्क्वायर 9, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे रूट अंदर 6 के स्क्वायर 36 और 3 के स्क्वायर 9, यानी रूट अंदर ये 27 हो जाएंगे आपके, यानी कि 3 रूट अंदर 3। तो यहाँ पर आपके 3 रूट अंदर 3 आपके हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर 3 रूट अंदर 3 जो आपके आधे हिस्से की वैल्यू है, तो अगर इस पूरे विकर्ण की लंबाई निकाली जाए तो 3 रूट 3 इंटू 2 हो जाएंगे, यानी कि आपके हो जाएंगे 6 रूट अंदर 3। तो 6 रूट 3 आपके हो गए, और जो एक अन्य भुजा है वो आपके हैं 6। तो हमें यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो यहाँ से आपके 2 तिया 6 और 6 तिया 18 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हो गए इस सवाल के बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी होगी। यानी कि जब आप इसके पूरे मान को फाइंड कर लेंगे और उसके अंतर को निकाल लेंगे, उस अंतर का इकाई क्या होगा। तो यहाँ पर चूँकि आपके जो 7 टू द पावर 95 है, तो 7 टू द पावर 95 तो निकालना बहुत ही टफ है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अगर 7 पर पावर 95 हो तो उसके इकाई अंक क्या हो सकते हैं, हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं। तो हमने पिछले कुछ क्लासों में आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको 7 टू द पावर 95 है, तो यहाँ पर हम इसके पूरी गणना तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी पूरी गणना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे आपके अगर 7 टू द पावर 95 हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पावर अधिक हो तो पावर को 4 से भाग देने पर जो शेष आती है हम उससे ही इसके इकाई की गणना कर लेते हैं। तो अगर हम इसे 4 से भाग देंगे तो आपके यहाँ पर 4 दूनी 8, 1 15, 4 तिया 12, यानी इसमें आपके 3 जो है वो शेष आ जाएंगे। तो 7 पर जो है पावर यहाँ पर हम लोग 3 मानकर इसके इकाई की गणना, तो 7 पर पावर 3 की जो इकाई होगी वही इकाई 7 पर पावर 95 की भी होती है। तो यहाँ पर 7 पर पावर 3 की इकाई 343 हो जाएगी, तो यानी कि इसकी इकाई 3 हो जाएगी। उसी प्रकार हम अगर 3 पर पावर 58 के इकाई की गणना करेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 14 चौके 56, तो इस पर आपके 2 शेष बच जाएंगे। तो 3 पर पावर 2 की इकाई क्या होती है, 9 होती है। तो जब आप 343 से आप -9 करेंगे तो 13 में 9 घटाएंगे तो आपके 4 हो जाएंगे, यानी कि इकाई अंक जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 4। तो उम्मीद है कि इसे आप लोग समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिनों में कमाते हैं
तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे। तो यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने बताया था कि वर्क बाय मैन इंटू डे इंटू आवर, तो चूँकि यहाँ पर अगर जो वर्क हो या पैसे भी आपके क्या है, वो एक तरह का वर्क ही है। आपने 750 रुपये का जो काम किया, वो काम आप लोग 15 लड़के मिलकर कितने दिनों में किए, 15 गुना 5 में किए। अब आपके यहाँ पर 25 गुना 6 लड़के हैं, तो यहाँ पर कितना धन कमाएंगे, तो x धन मान लेते हैं। 25 गुना यहाँ पर आपके 6 कर लेंगे, तो आपके 5 पचे 25, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो x बराबर आपके 1500, यानी कि 25 लड़के 6 दिन में 1500 रुपया कमा लेंगे। तो अगला सवाल अब है यहाँ पर, एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है। तो आइए यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 44 किलोमीटर जो ये कार जाती है, तो 44 किलोमीटर में आपके पेट्रोल कितने लगेंगे, 2.3/4, यानी कि 4 दूनी 8, 3 11/4 आपके लीटर से यहाँ पर भाग कर देते हैं। तो 44 गुना 4/11 चौके 44, यानी 4 चौके 16 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ये कार चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर। तो इसमें आपको ये पॉइंट्स, ये संख्या देखकर घबरानी नहीं है, तो आप इसे क्या है देखकर भी कर सकते हो। तो ध्यान देने की बात ये है कि जो आपके पॉइंट के अलावे जो संख्या है उसको हम लोग एक तरफ जोड़ लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि 444 और 448 हो गए, और 44, तो 448 और उसमें आपके और हो गए 44, और आप देखेंगे तो यहाँ भी आपके फुल 4 हैं, और यहाँ भी आपके जो है पूरा सिर्फ 4 है। तो यहाँ से आपके क्या हो गया, 8 4 12, 4 16, 4 20 के 0, हाथ में 2, 4 4 8 2 10 के 0, हाथ में 2 1 और 4 1 5, यानी कि यहाँ से आपके हो गए 500 और पॉइंट में समथिंग कुछ होंगे। तो 500 में जो -20 है, तो वो तो टोटली 500 से घटेंगे, तो 500 से 20 घटाएंगे तो 480 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके 2 हो जाएंगे सही जवाब। तो जो आपके पूर्णांक संख्या थे उसको हम लोग जोड़कर पूर्णांक में ही 20 को माइनस कर देंगे, और पॉइंट के बाद जो बात रही उसे हम लोग बाद में ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ सवाल है कि निम्नलिखित जो दशमलव संख्याएं दी गई है को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े में इसे व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या है वो आपके हैं 0.658। उसके बाद एक और 0 पॉइंट दिख रही है आपको, तो 0.8 जो होगी वो इससे बड़ी है। अब 0.8 के बाद आपके जो 0 से बड़ी होगी तो 5.74, उसके बाद आपके हो जाएंगे 6.03, और उसके बाद आपके 7.2, तो बीच में आपके 5.74 आ गए। ऑप्शन नंबर 3 हो गए इसके बिल्कुल सही जवाब। तो अब अगला सवाल स्टूडेंट्स ग्राफ से रिलेटेड है। निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। टोटल एरिया ऑफ टी कल्टीवेशन ऑफ 3 स्टेट्स, यानी कि 3 राज्यों के जो चाय की खेती का विवरण दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को प्रश्न के जवाब देने। तो थोड़ा सा हम पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। तो यहाँ कहना क्या इस ग्राफ में
कि जो चाय की जो भारत में जो खेती है टोटल, वो हमारे 100% एरिया में से आपके 60% खेती कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है, 22% वेस्ट बंगाल में होती है और असम में 62% होती है। अब इसके आधार पर हम लोग सवालों के जवाब देंगे। तो स्टूडेंट, अब सवाल है यहाँ पर पहला इस ग्राफ का कि तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु का जो है वो 16% है और वेस्ट बंगाल का 22% है। तो यहाँ पर 22 - 16 जो पश्चिम बंगाल की खेत का क्षेत्र है वो 6% अधिक है। ऑप्शन नंबर आपके हो गए यहाँ पर 2 सही जवाब। देखते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर आपके एक बोर्ड मास का ही सवाल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 136 / 17, तो सभी यहाँ पर अलग अलग ब्रैकेट में हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि 17 × 8 = 136 और उसके बाद आपके 17 × 13 हैं, जैसे हम लोग गुना कर लेते हैं। 103 - 85 145 और प्लस 62 डिवाइडेड है आपके 23। तो जब भी कोई बोर्ड मास का सवाल होता है तो हम सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके 23 × 9 = 207 यहाँ पर पहले कट जाएंगे डिवाइड में। उसके बाद आपके यहाँ पर 208 और 21 दोनों प्लस में है तो आपके 229 हो जाएंगे और 18 × 9 आपके 162 हो जाएंगे। अब यहाँ पर घटा लें 7 6 67 इसके हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी समीकरण पर्याप्त है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि x का मान क्या है। तो x का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर 2 समीकरण दी गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर पहला जो आपके समीकरण है इसका अगर हम लोग x² - 18x + 81 = 0 का यहाँ पर अगर हम गुणनखंड कर ले तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये p + q + r की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर केवल जो है आपके देखा जाए तो आपके केवल यहाँ एक ही पर्याप्त है। केवल क्या है? केवल एक ही इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। अगला सवाल त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको मान निकालनी है। तो sin² 60, cos² 30, cot² 45 और sec² 60। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी हो जाती है √3/2। √3/2 की स्क्वायर हो जाएगी। और जो cos 30 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाते हैं आपके। अब आपके cot 45 की वैल्यू 1 हो जाती है और sec 60 तो cos 60 के अपोजिट, तो cos 60 की 1/2 तो sec 60 की 2। तो यहाँ पर आपके हो गए 3/4 + 3/4 + 1 + 4। तो यहाँ से आप देखेंगे 3/4 3/4 यानी 6/4। तो आपके 4 × 1 = 5 पूर्णांक 6/4। तो ये यहाँ से आपके कटा दिए 2 से 3 बार में और 2 से 2 बार में।
तो 2 पंचे 10, 3 आपके हो गए 13/2। ऑप्शन नंबर 2 हो गए सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 8% आपके कितने हो जाते हैं, 2/25 हो जाते हैं, और जो 12% होते हैं वो आपके 3/25 हो जाते हैं। यानी कि हमने क्या किया, जो लंबाई थी उसको हमने 8% बढ़ा दिया, यानी अगर उसके पहले 25 थी लंबाई तो उसको बढ़ा के हमने कर दिया 27, और उसी प्रकार हमने चौड़ाई को पहले अगर 25 थी तो हमने बढ़ाकर उसे कर दिया 28। तो अगर यहाँ से देखी जाए तो अगर पहले आपके क्षेत्रफल थे 625, तो अब जो क्षेत्रफल आपके हैं वो बढ़कर हो गए 756। यानी कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई है, क्षेत्रफल में 131 की जो है वो वृद्धि हो गई है। तो 131/625% वृद्धि हो गई आपकी इतनी। तो 25 से हमने इसे 25 बार में कटा दिया, 25 से ये आपके 4 बार में कट गए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसे अगर हम परसेंट में बदल देंगे तो कटाने के बाद टोटली आपके हो जाएंगे 20.96, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गए इसके सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है और अनुपात है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, तो पहला भाग क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अनुपात है वो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अनुपात को सरल अनुपात बनाने के लिए जो नीचे के अंक है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ जो एलसीएम है वो आपके हो जाएंगे 6 से सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और यहाँ आपके जो हैं 6 तिया 18 और 6 चौके 24। तो ये जो है आपके अब हो गए सरल अनुपात। इस तरह से आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम पहला भाग निकालना है तो पहला भाग है 3। तो यहाँ टोटल जो 686 रुपये है उसे हमें आपके 4 3 7 18 7 25 और 24 यानी पहले से 49 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, और उसके बाद हमें इसे पहला हिस्सा यानी 3 हिस्सा देना होगा। तो 7 7 49, 7 9 63, 7 8 56, 7 से ये 14 बार में कट जाएंगे तो 14 तिया आपके हो गए 42। ऑप्शन नंबर 2 हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो पहला भाग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पर दिया गया पाई चार्ट भारत में मोबाइल फ़ोन के उत्पादन के बारे में दर्शाता है। कुछ उत्पादित यूनिट्स, सॉरी यहाँ कुल होने चाहिए, कुल उत्पादित यूनिट्स जो है वो 12,40,000 हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल दी गई है कि कंपनी DEF द्वारा मोबाइल फ़ोन की कितनी यूनिट्स उत्पादित की गई है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्रिज चार्ट को देखें। तो जो यहाँ पर DEF है वो आपके 5% है।
तो टोटल अगर 12,40,000 है उत्पादन, तो उसका 5% यानी कि 1/20 62,000, यानी कि DEF द्वारा मोबाइल फ़ोन की कितनी यूनिट उत्पादित की गई है? 62,000 की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो सवाल है कि सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में वह 20 किलोमीटर जा सकती है, यानी कि 20,000 मीटर चलने में सलोनी को 1 घंटे यानी कि 60 मिनट लगते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर 450 मीटर की समय निकालनी है तो सीधी सी बात है कि 60 बटा आपके हो जाएंगे 20,000 गुना 450, ये आपके हो गए, इतने मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व कर लें। यानी कि आपके हो गए 9×27/20, ये मिनट हो गए। अब अगर इसे हम सेकेंड बना ले तो 60 से गुना कर देंगे, तो 20 आपके हो गए 60, यानी 27 81 सेकेंड आपको ऑप्शन नंबर 4 हो गए। तो सलोनी को 450 मीटर की दूरी तय करने में 81 सेकेंड लग जाएंगे। तो सवाल है कि 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्याज तिमाही देय है, तो हर 3 महीने पर ब्याज देना है। तो जो रेट आपके हो जाएंगे वो आपके 12 हर 3 महीने पे देना है। तो आपको 1 साल में कितने 3 महीने होंगे? 4 3 महीने होंगे, यानी कि आपकी जो रेट है वो 3% हो जाएगी। और आपके जो समय है वो 6 माह है, तो यहाँ पर आपको 6 माह में तिमाही के हिसाब से 2 बार आपको ब्याज देनी है। तो अगर आपने 100 रुपये लिए हैं तो आपको यहाँ पर 103 रुपये लौटाने होंगे। उसी प्रकार जो दूसरे बार आपको फिर 100 के 103 लौटाने हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि आपने अगर 100 गुना 100 10,000 रुपये लिए हैं तो आपको टोटल कितने लौटाने पड़ जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे 10,609, यानी कि अगर आपने 10,000 लिया तो 10,609 रुपये लौटाए। तो ब्याज कितने लौटाए 10,000 के? अगर आपने 10,000 लिया तो 10,000 के ब्याज आपने 609 रुपये लौटाए। तो यहाँ आपके धन 10,000 नहीं होकर 50,000 है। तो ये आपके कितने गुना ज़्यादा हो गए? 5 गुना ज़्यादा। तो इससे भी लोग 5 गुना ज़्यादा कर लेंगे, तो 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3,045 रुपये आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगेंगे। सवाल है कि एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपने देखा कि जो 5% होते हैं, 5% आपके हो जाते हैं 1/20, यानी कि अगर आपने 5% हानि पर किसी चीज़ को बेचा तो जो 20 रुपये की चीज़ है उसे आपने 19 रुपये में बेच दिया होगा। लेकिन आपने यहाँ पर 19 नहीं 25.65 में बेचा है। तो ये जो आपके 25.65 है ये आपके कितने गुना ज़्यादा हो जाएंगे? तो इसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे तो 19 से ये
ये आपके 1.35 गुना ज़्यादा है, तो आपके जो क्रय मूल्य है वो भी आपके 1.35 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि आपके यहाँ पर हो जाएंगे 27 रुपये उसके क्रय मूल्य। अब अगर आप इसे 27 रुपये की वस्तु को 31.5 रुपये में बेचेंगे तो आपको यहाँ पर 4.05 रुपये की लाभ हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4.05 की लाभ, तो 4.05 आपके जो 27 रुपये क्रय मूल्य हैं उस पर हम लोग निकालेंगे तो कितने परसेंट हो जाएंगे। यहाँ से हमने पॉइंट उड़ा दिया, यहाँ से आपके 0 हो गए। तो आपके जो हैं ये आपके 27 दाई हमने कटा दिया 270, और 27 से ये आपके कट गए 15 बार में। तो 15/100 यानी 15% आपके हो जाएंगे यहाँ पर लाभ प्रतिशत। अब जो अगला सवाल आपके लिए है 987x54। ये एक संख्या है जहाँ पर x एक विलुप्त संख्या है, तो अनुपस्थित x का मान चुनना है हमें ऑप्शन से, ताकि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब भी हमें 6 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमें 6 की विभाज्यता नियम मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 की विभाज्यता नियम क्या होती है कि यदि कोई संख्या 2 से भी कट जाए और वो 3 से भी कट जाए तो वो पूरी तरह से आपके 6 से कट जाएगी। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके इकाई पे 4 है, तो ये तो 2 से आपके कटेंगे ही। और 3 के व्यवस्था का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं तो 4 5 9, 8 7 15, 9 24। तो ये तो 3 से भी अगर अभी कोई संख्या नहीं है फिर भी ये जो है अगर 9 8 7 5 4 हो तो ये 3 से विभाज्य, यानी इस जगह पर या तो 0 या तो 3 हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके जो 2 हैं, यानी कि आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यहाँ से 3 ही हो सकते हैं। यह है बिल्कुल सही जवाब। तो इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब जो संख्या रूट में ही रह जाए, जिसकी आपकी कोई वर्गमूल नहीं निकलती हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे बाकी यहाँ पर ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या हैं, लेकिन 6025 किसी की वर्ग नहीं होती है, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी वर्गमूल करने पर। तो अब आज के सेशन का जो आखिरी सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे आपके लिए सवाल है a³ + b³ + 3ab और माइनस आपके 1। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो आपके जो a + b के होल क्यूब के सूत्र होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, a³ + b³ + 3ab और इंटू a + b। तो अगर हम यहाँ पर 0.98 को a मान लें, 0.02 को b मान लें, तो a³ + b³ + 3ab तो है, लेकिन a + b नहीं है। तो आप गौर करेंगे तो अगर जैसे कि a + b यानी 0.98 और 0.02, तो इसे अगर जोड़ते हैं हम तो इसकी योगफल 1 होगी। तो इसलिए अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3ab इंटू 1 वो तो 3ab ही रह जाएगी। इसका मतलब जो आपके ये संख्या टोटली जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपके a + b के होल क्यूब हो जाएंगे, यानी कि 0.98 +
0.02 की ये होल क्यूब हो जाएगी, यानी कि इस दोनों को जोड़ने से 1 होती है, तो 1 की क्यूब 1, और आपके यहाँ पर है -1, तो 1 - 1 इक्वल टू आपके हो गए 0। ऑप्शन नंबर 2 हो गए इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। तो आज का जो ये PDF था 18 सितंबर 2018 के, यहाँ पर हो चुका अब समाप्त। तो आपको कैसी लगी आज की सेट की सॉल्यूशन हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और एक नए सेट, एक नए PDF के साथ हम फिर से अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।